हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज है पेनिशिया सीरीज का द फॉरसाइट सागा का पार्ट थर्ड, जिसमें जो मैंने फॉरसाइट सागा का जो फर्स्ट ट्रायलॉजी के तीनों नॉवेल्स और इंटरल्यूड्स के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आज उसको वाइंड अप करेंगे। वो तीनों नॉवेल्स जो है उनके बारे में द मैन ऑफ प्रॉपर्टी और इन चांसरी और तीसरा नॉवल टू लेट के बारे में। इसके अलावा इसमें दो इंटरल्यूड्स भी थे जिनका नाम था द इंडियन समर ऑफ अ फॉरसाइट एंड द अवेकनिंग। इन सब के बारे में बताते हुए ये काफ़ी बड़ा सा नॉवल हो जाता है, तो उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश है वो की है। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और वीडियो को एंड तक देखेंगे तो लास्ट में मुझे जो है इसके कुछ आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के बारे में से संबंधित है कुछ आपको बतानी भी है। अब काउंटडाउन हैज़ बिगन और इसी को लेते हुए हम लोग जो है अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नाउ द काउंटडाउन हैज़ बिगन। अगले महीने आप लोगों का पेपर है। अभी तक तो है ही पेपर की जो है नेक्स्ट मंथ आप लोग का पेपर है। अब समय आ गया है कि आप लोग अपनी तैयारी को का एनालाइज करें कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारी तैयारी सही है या नहीं है। इस चीज़ का आप लोग जो है आप सोचें, उसके बारे में सेल्फ एनालिसिस जो है वो करें कि हाँ हम लोग कर रहे हैं तैयारी। उसको करने का तरीका ये है कि अब आप लोग देखिए अब डिटेल में और वैसे तो देखो डिटेल में पढ़ने का समय तो अब नहीं है। तो अब आपके पास समय है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस में कभी भी क्वेश्चंस को रट के नहीं करना चाहिए, हमेशा चीज़ों को समझ के करना चाहिए। चाहे वो ग्रामर के क्वेश्चंस हो, चाहे वो लिटरेचर के क्वेश्चन। अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हो और आपने प्रीवियस ईयर करे और आपको ये पता है कि इसमें नाउन क्लॉज लग रहा है या एडवर्ब क्लॉज लग रहा है, जो आपने आंसर में देख लिया, तो यू मस्ट नो व्हाई देयर इज व्हाई दिस क्वेश्चन हैज नाउन क्लॉज और व्हाई दिस क्वेश्चन हैज एडवर्ब क्लॉज। आपको ये चीज़ पता होनी जरूरी है। इफ़ यू आर अनेबल टू फाइंड आउट कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो इसका मतलब आपको वो दोबारा पढ़ना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन पढ़कर ये पहचान पा रहे हैं कि ये कहाँ से लिया गया है, तो वेल एंड गुड है। और इसके साथ ही अगर आप अपनी तैयारी को अब भी जो है चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, तो आप हमारे पायनियर सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आजकल रिवीजन सीरीज चल रही है। रिवीजन सीरीज का मतलब ये होता है कि जो मेरे पहले कराए हुए टेस्ट हैं, इस समय मेरे सारे स्टूडेंट्स ओएमआर पर बैठकर टेस्ट देते हैं। ओएमआर पर टेस्ट देते हैं क्योंकि रियल टेस्ट लाइक फील आना चाहिए। तो आपको इसमें रिवीजन सीरीज का मतलब यह है जो मेरे पहले कराए हुए टेस्ट हैं, यानी कि पायनियर सीरीज में सारा का सारा जो है वो सब कुछ वीडियो फॉर्म में उनके पास है। तो जैसे मॉक टेस्ट है, टारगेट टेस्ट है, न्यू टारगेट टेस्ट है, पायनियर टेस्ट है। एक एक क्वेश्चन पेपर को विद एक्सप्लेनेशन समझाया गया है। तो स्टूडेंट्स को मैं पूरा काम देती हूँ कि आपको यहाँ से यहाँ तक वीडियोस देखने हैं। जैसे मैंने उनसे कहा कि आपको टारगेट टेस्ट के 4 वीडियोस देखने हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 के। अब आगे वाला रिवीजन टेस्ट आपका इस पर बेस्ड होगा। तो रिवीजन टेस्ट में स्टूडेंट्स ने अब ये क्वेश्चन देखे, कर लिए, सब चीज़ है, लेकिन मैं उनमें कुछ नए क्वेश्चंस भी जोड़ देती हूँ। वो लोग ओएमआर पर ही काम करते हैं, तो हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है। इससे उनका पुराना भी रिवाइज हो जाता है, नया भी वो कर लेते हैं। तो बहुत अच्छी रिवीजन सीरीज चल रही है। ये टेस्ट पेपर्स का मतलब ये नहीं होता है कि ये क्वेश्चन पेपर लिया। बहुत लोग आके हमारे यहाँ पे कहते हैं कौन देखेगा इतने वीडियोस। तो अगर आप वीडियोस नहीं देख सकते हैं, आप कुछ मेहनत नहीं कर सकते हैं, तो भैया ठीक है, जाइए बस पेपर यूं ही दे के आना है कि पेपर दे के देखते हैं। लेकिन जो लोग वाकई में 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए ये पायनियर सीरीज बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब इसी के साथ हम लोग जो है अपना स्टार्ट करते हैं फोर्साइट सागा का। और ये है हमारा आज, इसको जो है मैं समापन जो है वो कर रही हूँ। तो अब आज हमारा जो स्टार्ट होगा वो टू लेट से स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले इंटरल्यूड के बारे में बता देती हूँ। तो इंटरल्यूड का इसका मतलब है अवेकनिंग जो है, ये 3 नॉवेल्स हैं, मैन ऑफ प्रॉपर्टी और इंडियन समर ऑफ अ फोर्साइट, फिर है इन चांसरी, फिर उसके बाद इंटरल्यूड है अवेकनिंग। तो अवेकनिंग के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि अवेकनिंग जो है ये अब 1909 का ईयर दिखाया गया है।
जॉलियन और स्वेम्स के जो दोनों बच्चे हैं, यानी कि स्वेम्स की बेटी का नाम है फ्लेयर और जॉलियन के बेटे का नाम है जॉन। दोनों के दोनों भाई बड़े अब 8 साल के हो चुके हैं, 1909 8 साल के हो चुके हैं। और यहाँ पर भाई जॉन को जो है जो अधिकतर पाला है उसकी नर्स और ग्रूम ने ही जो है वो पाला है। अपने पेरेंट्स के संपर्क में वो इतना नहीं आया है। और लेकिन फिर भी वो बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं है। पहली बार जब वो बीमार पड़ता है जॉन, तो उसकी आंट जून जो है वो उसके लिए बुक्स लेकर आती हैं, जिससे उसके इमेजिनेशन जो है वो अवेकन होती है। एक इसके अंदर एक इच्छा जागती है एडवेंचर की। महीनों तक वो जो है पायरेट, सेलर, सोल्जर्स ये सब कुछ जो है वो खेलता रहता है। उसके पेरेंट्स को ये लगता है, जॉलियन को और आयरीन को, कि शायद उसके अंदर एक ब्यूटी का सेंस, एस्थेटिक सेंस नहीं है। लेकिन अ, जब वो 3 दिन की जर्नी के बाद दोनों मतलब आयरीन और जॉलियन जो है घर आते हैं, तो वो अपनी मदर से कहता है, यू आर ब्यूटीफुल एंड आई वांट टू बी योर लवर व्हेन आई ग्रो अप। तो ये अवेकनिंग है। इसके बाद बुक 3 यानी कि जो नॉवल है टू लेट स्टार्ट होता है, पार्ट 1 के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। साल है 1920 का। 1920 का साल है। सोएम्स जो है वो अब ग्रेट वॉर, जो कि बोअर वॉर था, वो खत्म हो चुका है। सोएम्स फॉरसाइट बहुत पैसा कमा रहा है, लेकिन उसको नया इनकम टैक्स का स्लैब बिल्कुल भी पसंद नहीं। ओल्ड जॉलियंस में, सॉरी ओल्ड, हाँ, जो ओल्ड फॉरसाइट्स में केवल और केवल एक ही बचे हुए हैं, जिनका नाम है टिमोथी, और अब वो 101 साल के हो चुके हैं। नाउ पॉल एंड हॉली जो है वो साउथ अफ्रीका से लौट आए हैं, और यहाँ पे वो इंग्लैंड में लौट के आए हैं, जहाँ पर वॉल जो है वो हॉर्सेस को ट्रेन करने के बारे में सोच रहा है। स्वयं से एक आर्ट गैलरी में जाता है, जहाँ पे उसे अपनी बेटी फ्लेयर से मिलना है। पता चलता है ये आर्ट गैलरी जो है वो जून को बिलोंग करती है। जून से वो सालों से मिला नहीं है, 20 साल हो चुके हैं जून से वो मिला नहीं है। उसके बाद वो उसी आर्ट गैलरी में आयरीन और उसके बेटे जॉन को भी देखता है। अब इस समय जॉन और फ्लेयर दोनों 19 साल के हो चुके हैं। फ्लेयर एक बहुत ही ज़्यादा, जिसे स्पॉइल्ड ब्रैट कहना चाहिए, अपने फादर को वो अपनी छोटी उंगली पढ़ना चाहती है, और जो उसको चाहिए वो उसको चाहिए ही चाहिए। नाउ फ्लेयर जो है वो जब फ्लेयर और स्वेम्स जो है एक कैफे में जाते हैं, वहां पर जॉन और आयरीन भी जाते हैं। अब ऐसा होता है ना कि जो चीज हम नहीं चाहते हैं वही होता है। इवेंचुअली जॉन और फ्लेयर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जॉन फॉरसाइट, अब जॉलियन फॉरसाइट जो दिखाया है, नाउ इज ही 72 ईयर्स। अब वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, उसकी हार्ट की कंडीशन भी ठीक नहीं है। हालांकि उसने अपनी बैड हेल्थ की बारे में आयरीन को और जॉन को नहीं बताया है। नाउ अब अभी तक जॉन को ये नहीं पता उसे अपनी लाइफ के साथ करना क्या है। हालांकि वो अपने फादर से कहता है कि वो फार्मिंग करना चाहता है। और जब आयरीन जो है वो टाउन से लौट कर आती है, तो वो जॉलियन को बताती है कि कैसे स्वयम्स और उसकी बेटी से उसकी मुलाकात हुई। जॉन लगता है फ्लेयर को पसंद भी करने लगा है, तो उसको अपने पारिवारिक हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब यहाँ पे दिखाते हैं वॉल एंड हॉली की शादी को 19 साल बीत चुके हैं, लेकिन दोनों के कोई बच्चे नहीं हैं, क्योंकि दे वर फर्स्ट कजन्स, क्योंकि वो फर्स्ट कजन्स। और यहाँ से एक ये भी है अब ये इसके आगे की कहानी ये है कि वॉल एंड हॉली जो है वो अपने फार्म हाउस पर किसी भी समय जॉन और फ्लियो को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लोग उनके फार्म हाउस पे आ सकते हैं। नाउ इसके आगे की कहानी अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। फ्लेयर जो है जब वॉल के साथ दोनों के दोनों वहां पहुंचते हैं, वॉल एंड हॉली के घर पर पहुंचते भी हैं। और फ्लेयर और जॉन एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। दोनों डिनर के बाद जो है वो एक टहलने के लिए भी जाते हैं। अब उसी रात को फ्लेयर अपनी फ्रेंड्स को एक लेटर लिखती है कि वो किसी को पसंद करने लगी है। और लेकिन ना वो जॉन से कहती है फ्लेयर कि ना वॉल एंड हॉली को के सामने हम दोनों ऐसा दिखाएंगे, प्रिटेंड करेंगे कि जैसे हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं।
फ्लेयर जो है ना अब फार्म हाउस से वापस ही नहीं आ रही। आप स्वयं को बड़ी चिंता हो रही है, मेरी बेटी वापस क्यों नहीं आ रही है, वापस क्यों नहीं आ रही है। एक दिन विनीफ्रेड जो है वो बताती है, विनीफ्रेड का ही बेटा है वॉल, तो विनीफ्रेड आके स्वयं को बताती है कि जॉन बहुत दिन से जो है हॉलैंड वॉली के वॉल एंड हॉली के साथ रह रहा है। अब समझ में आ जाता है स्वयं को कि मेरी बेटी फार्म हाउस से वापस आने का नाम क्यों नहीं ले रही है। अभी यहाँ पर उस आर्ट गैलरी में स्वयं की मुलाकात होती है एक व्यक्ति से, जो कि एक बहुत हैंडसम व्यक्ति है और जिसे आर्ट की बहुत नॉलेज है, जिसका नाम है माइकल मॉन्ट। माइकल मॉन्ट को जो है वो स्वयं ने अपने घर पे भी बुलाया होता है अपने आर्ट कलेक्शन को दिखाने के लिए, और माइकल मॉन्ट उसके घर पर आते भी हैं और वहाँ पर वो जो है स्वयं से उनको अपना आर्ट कलेक्शन दिखाते हैं। वो बहुत उसको नॉलेज है माइकल मॉन्ट को। और इसके बाद फ्लेयर और जॉन जो है अब एक दूसरे प्लान बना रहे हैं कि आगे भी हम मिलने कैसा कंटिन्यू रखेंगे। और जॉन कह रहा है इतना छुपाने की जरूरत क्या है, लेकिन फ्लेयर उससे कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल है। फ्लेयर ने अपने फादर के चेहरे पर ये पढ़ लिया है कि वो जो है बिल्कुल पसंद नहीं करता है कि दोनों आपस में मिले, और लेकिन उसको ये नहीं पता रीजन क्या है कि जॉन से वो मिलने देना नहीं चाहता है। उस दिन फिर जॉन वापस लौट के अपनी मदर से पूछता भी है कि क्या आपके हमारे और फ्लेयर के परिवार के बीच में कोई दुश्मनी है क्या। तो वो कहती है कि शायद एक इटली की ट्रिप प्रपोज करती है 2 महीने के लिए, दोनों के दोनों, मतलब दोनों जॉन और आयरीन। और जॉन जो है अगर पहले वाला जॉन होता तो शायद वो बहुत खुश भी होता कि अरे वाह मजा आ रहा है, इटली जाने को मिलेगा। लेकिन अब वो सोचता है 2 महीने मुझे जो है वो दूर रहना पड़ेगा फ्लेयर से, तो वो जो है जाना नहीं चाहता है। लेकिन जब आयरीन जॉन की रिलेक्टेंस जॉलियन को बताती है तो कहती है कि मुझे इसको कन्विंस करना ही पड़ेगा इसको अपने साथ ले जाने के। ट्रेन में अब जॉन जो है फ्लेयर से किसी तरीके से मिलता है और उसको बताता है कि मैं इटली जा रहा हूँ 2 महीने के लिए। तो वो कहती है कि तुम जाओ इटली, फ्लेयर कहती है, क्योंकि अब हम जब अलग होंगे ना दोनों एक दूसरे से और एक दूसरे का नाम भी नहीं लेंगे तो हमारे पेरेंट्स कन्विंस हो जाएंगे कि हमारे बीच में कोई अफेयर नहीं है। और वो उसे कहती है कि तुम ना इटली मत जाओ, तुम स्पेन जाओ। और वो नेशनल गैलरी में मिलने का वादा करते हैं। और फ्लेयर कहती है कि मैं ना बहुत जल्द ये पता लगा लूंगी कि हम दोनों के परिवारों में ऐसी क्या दुश्मनी है जो वो हम दोनों को मिलने नहीं देना चाहते। अब जब वो अपने घर पहुंचती है तो फ्लेयर को की मुलाकात होती है माइकल मॉन्ट से। और माइकल मॉन्ट लगातार जो है वो आर्ट के बारे में बोल रहा है एंड ही इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू प्लीज फ्लेयर। अब जब वो घर पहुंचती है ना तो वो एक कॉन्वर्सेशन सुनती है किसके बीच में, अपनी मदर और एक प्रोफॉन्ड नाम के व्यक्ति के बीच में। कहीं ना कहीं एक वो कहीं जाने की बातें कर रहे हैं। जब वो ऊपर अपने फादर से मिलने के लिए जाती है तो अब जो है जब अपने फादर से वो मिलती है तो वो उसे पूछती है कि आप मुझे बताते क्यों नहीं हो कि आप दोनों परिवारों के बीच में क्या दुश्मनी है। वो एक्सप्लेनेशन मांगती है मगर फादर जो है एक्सप्लेनेशन देने को तैयार नहीं है। तो वो किसे कहती है कि अगर मैं 6 हफ्ते तक उस लड़के से ना मिलूं तो आपको ये यकीन हो जाएगा कि मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं चल रहा है। तो वो बोलते हैं तुम 6 हफ्ते क्या 6 साल भी ना मिलो ना तब भी मैं यकीन नहीं करूंगा इस बात पे। ना पार्ट सेकंड स्टार्ट होता है। जॉन अब यहाँ से ये जो है ये पूरा जो मैंने आपको कहानी सुनाई है ये पूरी जो है यहाँ से ये तक है। अब सेकंड वाला पार्ट जो है मैं देख रही हूँ। पार्ट सेकंड है, जॉन और आयरीन जो है वो स्पेन चले जाते हैं, 6 हफ्ते के लिए स्पेन चले जाते हैं। और जॉन जो है वो बिल्कुल अपनी मदर को भी पता नहीं लगने देना चाहता कि मेरे और फ्लेयर के बीच में कुछ चल रहा है। मगर वो होता है ना कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता है। जब कोई किसी से प्यार करता है उसको लगता है अरे हम तो किसी को बता ही नहीं रहे, मगर पूरी दुनिया को पता चल जाता है दैट पर्सन इज इन लव। तो यही है, वो स्पेन चले जाते हैं 6 हफ्ते के लिए, लेकिन तभी ना उनको वापस ऐसा होता है कि गए तो वो 6 हफ्ते के लिए हैं
लेकिन उस जॉन को सनस्ट्रोक हो जाता है, जो कि एक एक्सीलेंट कारण है इंग्लैंड वापस लौट के आने का। पूरे 6 हफ्ते के दौरान वो फैमिली मैटर्स के बारे में बात नहीं करते, और जब वो दूर होते हैं, जॉलियन अपने बीवी को और बच्चे को बहुत ज़्यादा मिस करता है। अब वो बहुत बीमार पड़ जाता है, तो जून जो है वो जॉलियन से कहती है कि क्यों नहीं तुम जो है नेचुरल थेरेपी करवाते हो, क्यों नहीं अपने दांतों को, क्योंकि दांत तुम्हें बहुत प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो दांतों को निकलवा के डेंचर्स लगवा लो। लेकिन वो दोनों ही बातों को सिरे से नकार देता है। और एक वो जो है अपनी बेटी को बताता भी है कि क्यों दोनों के दोनों जो है वो स्पेन गए हुए हैं। तो जून कहती है मुझे लगता है कि जॉन को किसी और से पता चले पहले तुम्हें ही बता देना चाहिए कि फ्लेयर किसकी बेटी है, आयरीन और स्वेम्स का पहले क्या रिलेशनशिप था, ये बता देना चाहिए। और जून कहती है कि मैं सोच रही हूँ मैं ही फ्लेयर से जो है मिलकर ये बात बताऊंगी। वो स्वेम्स के घर पर जाती है और उसकी मुलाकात वहाँ फ्लेयर से होती है, और वो उससे पूछती है जून से कि ये बताओ हमारे परिवार में लड़ाई का रीज़न क्या है। जून उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन वो ऐसे जून कहती है कि तुम जॉन से दूर रहो, वही तुम्हारे लिए सही रहेगा। फ्लेयर जो है कि यहाँ पर फ्लेयर जो है, लेकिन फ्लेयर उसे अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेती है जून को। और अब यहाँ मतलब उसको ये वो बात वो तो नहीं बताती, सीक्रेट तो नहीं बताती कि दोनों के बीच में, स्वयम्स के बीच में और आयरीन के बीच में क्या हुआ था। जून जो है वो अपने फादर से फिर दोबारा से अपने फादर को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि जॉन उसके लिए ठीक है और उसके फादर को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और नाउ फ्लेयर जो है अब फ्लेयर को अपने आप ही पता चल जाता है। एक रात फ्लेयर जो है वो हैंकर चीफ लेने के लिए जाती है अपने पिता के लिए, तो वो ड्रॉर में आयरीन की फोटो देख लेती है। अब वो ना सारे पॉइंट्स जोड़ लेती है। नाउ उसको लगता है कि शी हैज सॉल्व द मिस्ट्री। स्वयम्स जॉलियन से इसलिए नफरत करता है, उसको लगता है स्वयम्स जॉलियन से इसलिए नफरत करता है क्योंकि जिस औरत से वो प्यार करता था, यानी कि स्वयम्स, उससे शादी जॉलियन ने कर ली। पार्टली ये बात सही भी है। अब वो उसको लगता है कि मैंने सारे पॉइंट्स जोड़ लिए हैं, मगर उसको ये नहीं पता कि अभी भी वो सच से कितनी दूर है। बहुत दिन बीत जाते हैं और जॉन जो है वो लंदन जाता है कि फ्लेयर से मिलने के लिए। वॉल जो है वो उसको क्लब लेके जाता है, और जॉन की मुलाकात फ्लेयर से ग्रीन पार्क में होती है। तो वो सोच कहती है मुझे लगता है मैंने पता लगा लिया है कि हम दोनों के परिवारों के बीच में दुश्मनी है क्या। नाउ वो जो है दोनों के दोनों सोचते हैं रॉबिन हिल जाना चाहिए। जॉन और फ्लेयर ये रॉबिन हिल जाते भी हैं, वहां इनकी मुलाकात आयरीन से हो जाती है। लेकिन आयरीन मोमेंट को एम्बैरेसिंग होने से पहले ही फ्लेयर को इनवाइट करती है चाय के लिए। और जब फ्लेयर चली जाती है तो जॉन को लगता है अब मेरे को बहुत सुनने को मिलेगा, मगर उसके मदर फादर उसे कुछ भी नहीं कहते। फ्लेयर अपनी आंट विनीफ्रेड के घर पर जाती है। वहां पर उसकी मुलाकात जो होती है प्रॉस्पर प्रोफोंड से होती है, जो परिवार के आसपास चक्कर काटता रहता है। और यहाँ पर मिस्टर जो है प्रॉस्पर प्रोफेंड गलती से उसके फादर की फर्स्ट वाइफ के यानी कि आयरीन के बारे में बता देता है। और नाउ फ्लेयर को पता चल जाता है व्हाट इज द डार्क सी, क्यों उसके पिता जॉन के इतने अगेंस्ट। जब उसे पता चल जाता है कि स्वयम्स की पहली पत्नी आयरीन थी, तो उसे पता चल जाता है कि उसके पिता इतने गुस्सा क्यों है, कितनी इतनी कड़वाहट उनके अंदर क्यों है। कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, शादी तो मुझे जॉन से ही करनी है। और वो ये सोचती है कि ये नॉलेज जॉन को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि जॉन फ्लेयर के मुकाबले इतना प्रैक्टिकल नहीं है। स्वयम्स जो है ना अब अपनी विल में सोच रहा है कि किसी कुछ भी हो, स्वयं सोचता है कि मेरी बेटी को संपत्ति पूरी मिलनी चाहिए, किसी भी प्रकार के उसमें चेंजेस जो है वो नहीं होने चाहिए। तभी जो है एक लेटर मिलता है स्वयम्स को जिसमें ये लिखा हुआ है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कि मिस्टर प्रॉस्पर प्रोफेंड का जो है उसकी वाइफ से, यानी कि स्वयम्स की वाइफ एनेट से अफेयर चल रहा।
किसका अफेयर चल रहा है? मिस्टर प्रॉस्पर प्रोफोंट का। अब वो इस बारे में सोच ही रहा है कि अरे ये फिर यही चीज होगी, पहली वाली पत्नी का भी अफेयर चल रहा था, दूसरी पत्नी का भी अफेयर चल रहा, तभी माइकल मॉन्ट आ जाता है। अब माइकल मॉन्ट से कहता है कि वो फ्लेयर से शादी करना चाहता है, तो वो ये कहता है कि बोथ ऑफ यू आर टू यंग टू डिसाइड दिस मैटर, अभी हम इस बात को रहने देते हैं। उसके बाद स्वयं अपनी वाइफ के पास जाता है, उससे कन्फ्रंट करता है कि ये लेटर मेरे पास आया है, आर यू इन रिलेशनशिप विद प्रॉस्पर प्रोफोन। अब वो ना तो मना करती है ना वो हामी भरती है, लेकिन वो कहती है मैं आई विल नॉट क्रिएट एनी स्कैंडल फॉर यू, कोई स्कैंडल नहीं होगा। फ्लेयर जून से मिलने के लिए जाती है, वो उसको कहती है मुझे सब पता चल गया है कि हमारे परिवारों के बीच में दुश्मनी का कारण क्या है, और वो उसे ये भी कहती है अब मुझे जॉन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वो कहती है, जून से कहती है कि तुम ना आयरीन और जोलियन को बता दो कि उन्हें डरने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं उनके बेटे में किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं रखती। वो ये भी कहती है कि मेरी मुलाकात एक बार जॉन से करवा दो, जून से कहती है, कि जिससे कि मैं अपना रिलेशनशिप ऑफिशियली तोड़ सकूं। ये सारा का सारा फ्लेयर का प्लान है। उसने ये भी पता लगा लिया है कि अभी वो 19 साल के, कि स्कॉटलैंड में शादी करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, तो ये उसका सीक्रेट मैरिज करने का प्लान है कि सबको ये यकीन दिला दो कि अब उसको जॉन में कोई इंटरेस्ट नहीं है और सीक्रेटली जॉन से शादी कर लूं। जब फ्लेयर अपने घर जाती है, अपने फादर से कहती है कि मैं जॉन के लिए वैसा ही फील करती हूँ जैसा आप आयरीन के लिए फील किया करते। और वो से तो ये जो है अब उसके फादर समझ नहीं पा रहे मैं कि मैं अपनी बेटी की ये इच्छा पूरी कैसे करूं, क्यों वो ये इच्छा पूरी नहीं करना चाहते। इस बीच में एनेट को एक लेटर मिलता है जिसमें ये पता चलता है कि मिस्टर प्रॉस्पर प्रोफोन जो है वो जा रहे हैं, तो ये उनके अफेयर का एंड है। स्वयंस जो है डिनर के बाद फ्लेयर से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी शादी के लिए राजी हो जाता हूं तो 35 साल का जो वो दुख है ना, वो रोज जॉन के रूप में मुझे दिखाई देगा। नाउ वो जब टहलने के लिए जाती है फ्लेयर, तो माइकल मॉन्ट उससे अपने प्रेम का जो है वो उसको प्रपोज करता है, मगर वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो उसको जाने के लिए कह देती। कुछ समय के बाद स्वयं से उनके परिवार जो है वो क्रिकेट मैच देखने के लिए जाते हैं ईटन हैरो में। और इसलिए नहीं जा रहा है स्वयं से, इसलिए नहीं गए हैं कि क्रिकेट मैच में इंटरेस्ट है, बल्कि वो अपने एक्सपेंसिव कपड़े और अपनी सामान दिखाने के लिए वहाँ पे गए हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात जो है प्रोफोन भी वहाँ पर आ जाता है, और यहाँ पर जोलियन और आयरीन भी आए हुए हैं। और या जब वो वापस लौट कर आते हैं तो एनेट कहती है कि मुझे अपनी मदर को देखने पेरिस जाना है। अब पार्ट थर्ड स्टार्ट होता है। स्वयम्स एंड फ्लेयर जो है को क्रिकेट मैच में देकर जॉलियन और आयरीन अपने घर चले जाते हैं। डिनर के बाद जॉलियन को एक सपना आता है जिसमें उसके फादर जो है उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हें जॉन को सब कुछ बता देना चाहिए, अगर नहीं बताओगे तो ये चीज तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगी। तो और जो यंग जॉलियन है वो एक लेटर लिखता है, एक लंबा लेटर लिखता है जिसमें सारी वो बात लिख देता है कि व्हाट इज द की रीजन कि आयरीन नहीं चाहती है कि उसकी शादी फ्लेयर से हो, और अगर जॉन अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ शादी करेगा तो वो दुख दर्द उसको रोज महसूस होगा। नाउ जब जॉन आता है स्टडी में तो जॉलियन उसको वो लेटर देता है। जॉन उस लेटर को अकेले पढ़ना चाहता है, जॉलियन उसके पीछे जाता है, लेकिन जब वो अपनी स्टडी में लौट के आता है तो वो ना कोलैप्स हो जाता है और मर जाता है, हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो जाती है। नाउ यहाँ पर अब जॉलियन की डेथ हो गई। जब स्वयम्स जो है वो ओबिचुरी पढ़ता है जॉलियन की डेथ की, तो उसे लगता है कि अरे अब जॉन को जो है काफी संपत्ति जो है वो मिल जाएगी, रॉबिन हिल का हाउस भी उसको मिल जाएगा। तो इसको लगता है कि मुझे ना माइकल मॉन्ट से कहना चाहिए जल्द से जल्द फ्लेयर से शादी जो है वो कर ले। अब जब वो घर पहुंचता है वो देखता है कि फ्लेयर और माइकल मॉन्ट बिलियर्ड्स खेल रहे हैं, आपस में दोनों बिजनेस के बारे में बात करते हैं। और उसके जब माइकल मॉन्ट चला जाता है तो वो जॉलियन की डेथ के बारे में फ्लेयर को बताता है। नाउ
फ्लेयर कहती है कि मुझे शायद उनके घर पर जाना चाहिए। फ्लेयर उनके घर पर जाती है, जॉन के घर पर जाती है, और लेकिन जॉन बदल चुका है। जॉन उससे ये कहता है कि मैं अपनी माँ को वो दुख नहीं दे सकता, कि रोज रोज मैं अपनी मदर को दुख नहीं दे सकता, और मैं अपनी माँ के दुख का कारण नहीं बनना चाहता हूँ। नाउ वो कुछ समय के लिए ही वहां पर रुकती है। आयरीन जो है वो जॉन से कहती है कि उसे ना टेकर कह के पुकारती है, कि अब कहते हैं कि अगर तुम फ्लेयर से शादी कर भी लोगे ना तो नथिंग विल चेंज। उसके अंदर अपने पिता के गुण हैं, कुछ चेंज नहीं होगा। फ्लेयर अपने घर से, रॉबिन हिल से अपने घर बहुत लेट पहुंचती है, और अपने पिता से वो प्रार्थना करती है कि आप आयरीन को भरोसा दिलाओ कि अगर हम दोनों शादी कर भी लेते हैं तो आप दोनों के पास्ट का हमारे रिलेशनशिप पे और उनके रिलेशनशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्वयं अपनी बेटी से इतना प्यार करता है कि वो अपनी बेटी के कहने पे आयरीन से मिलने के लिए जाता है। दोनों ही पेरेंट बिल्कुल नहीं चाहते कि दोनों बच्चों की शादी हो, लेकिन अपने बच्चों की खुशी के लिए कोई ये चीज मना भी नहीं कर रहा है। नाउ जॉन खुद ही कह देता है कि मैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करूंगा, और उसको इस सिचुएशन से वो बाहर निकाल देता है स्वयं को। और ये वो कैसे कहता है कि जॉन कहता है कि मैं फ्लियोर के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ने के लिए तैयार हूँ। और जॉन अपनी मदर से कहता है कि हम दोनों अब इटली जा रहे हैं, लेकिन उसकी मदर कहती है जॉन की, कि आयरीन कहती है कि नहीं, तुम अकेले ही इटली जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। हालांकि वो ब्रिटिश कोलंबिया में जाता है, वहां पर कुछ लैंड खरीदता है, और अब आयरीन से कहता है कि अब आप भी मुझे ज्वाइन कर लो। रॉबिन हिल को अब सेल के लिए लगा दिया जाता है। यहाँ फ्लेयर अपने पिता पर यह आरोप लगाती है कि आपने कन्विंस नहीं करा होगा, इसीलिए वो रिश्ते तोड़ के चला गया जॉन। खैर, अक्टूबर में फ्लियोर की शादी जो है वो माइकल मॉन्ट के साथ हो जाती है। आज भी फ्लेयर जो है वो उसको बहुत मिस करती है, जॉन को बहुत मिस करती है, और वो जून के सामने अब जो है वो रो भी पड़ती है कि वो जॉन को बहुत प्यार करती थी। नाउ अब ट्रायोलॉजी का एंड होता है। टिमोथी वाज 101 इयर्स ओल्ड, उनकी मृत्यु हो जाती है। इस ट्रायोलॉजी का एंड जो होता है वो टिमोथी की डेथ पर होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। स्वयंस जो है वो उनके फ्यूनरल का अरेंजमेंट करता है, मगर बहुत कम लोग जो है उस फ्यूनरल को अटेंड करते हैं। नाउ आप जो है क्योंकि अब विक्टोरियन एरा का जो एंड है वो इसका एंड जो उसमें दिखाया गया है, इस ट्रायलॉजी में विक्टोरियन एरा का एंड है, और टिमोथी की डेथ के साथ ये ट्रायलॉजी जो है वो खत्म हो जाती है। तो दिस वाज द स्टोरी। तो 3 नॉवेल्स थे, मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इन चांसरी, एंड जो ये तीसरा जो था, तीसरा जिसका नाम अभी था टू लेट, और 2 इंटरल्यूड्स थे, दैट इज इंडियन समर ऑफ अ फॉरसाइट एंड अवेकनिंग। तो ये मैंने आपको पहली ट्रायलॉजी के 3 नॉवेल्स और इनके बारे में बताया है, आप इनको ध्यान से देखिएगा। और अब जो मुझे बाकी की बात बोलनी है वो ये है, अगर जो 2021 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि हमारी एक सीरीज जो है वो चलती है, एंड दैट इज 40 डे स्ट्रैटेजी। तो पेनेशिया 40 डे स्ट्रैटेजी जो है वो स्टार्ट हो रही है 4 तारीख से। अब 40 डे स्ट्रैटेजी आप इसे मानिए कि ये पेनेशिया सीरीज है तो ब्राह्मण की तरह ही होते हैं। इसमें आपके लिए सारा आपका जो है रिवीजन है, यूट्यूब पे ही शुरू हो रहा है। तो ये आपका पूरा रिवीजन जो है से होगा आप लोगों को, मतलब रोज जो है मैं अब आप लोगों को ये 40 डे स्ट्रैटेजी जो है, कुछ लोग तो मतलब जब 2021 में मैंने ये करवाया था तब तो इतने लोग मुझे जानते भी नहीं थे, अभी इतने ज़्यादा तो नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ 2021 में इस स्ट्रैटेजी से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ था। और इवन जब 2021 में दिसंबर में हमारे मेरठ में जब नए टीचर्स को सम्मानित करा गया था, और उसमें बहुत सारे लोगों ने आकर मुझसे ये चीज़ कही भी थी कि मैम आपकी इस स्ट्रैटेजी से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। तो अब आपका चांस है, आपके लिए है कि आइए इस स्ट्रैटेजी को देखिए, और एग्ज़ाम में आपके लिए ये हेल्पफुल होगी ही होगी ये स्ट्रैटेजी।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं परसों जो है, मैं अब आप लोगों की 40 डे स्ट्रैटेजी, मतलब 4 तारीख से 40 डे स्ट्रैटेजी जो है वो स्टार्ट हो रही फ्रॉम फ्राइडे। ओके बाय बाय। और अब काउंटडाउन हैज बिगन। आप लोग अपनी तैयारी को बहुत शार्प करिए, फालतू की चीजें बिल्कुल नहीं करनी है, अपने दिमाग को जरूरत से ज्यादा एक्सपैंड मत करिए, जो चीज है उसी को बार बार करके देखिए और इंग्लिश सूत्रों को देखते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं परसों।